जानते हैं। तो इस एपिसोड के अंदर हमें उसी कैप्टन कार्टर की स्टोरी दिखाई गई है जिस कैप्टन कार्टर को हमने सीजन 1 के अंदर देखा था, जहां अपने यूनिवर्स के अंदर स्टीव रॉजर्स की जगह इसे सुपर सोल्जर सीरम मिला था और फिर ये वहां पर बनी थी कैप्टन कार्टर, जिसके बाद रेड स्कल को हराने के दौरान ये एक पोर्टल के जरिए अपने ही यूनिवर्स में 70 साल फ्यूचर में आ गई थी, जहाँ का टाइम था साल 2012। और फिर उसके बाद ही द वॉचर ने इसे अपनी टीम में हायर किया, जिसके बाद इसने फाइट की अल्ट्राविजन से और फिर उसे हराने के बाद वॉचर ने इसे ठीक वहीं पर छोड़ दिया जिस पॉइंट ऑफ टाइम से वॉचर ने इसे उठाया था, और इसीलिए इसकी स्टोरी भी ठीक वहीं से स्टार्ट होती है। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है साल 2012 के एवेंजर्स असेंबल से, और ये वही टाइम होता है जिस टाइम पर 6 एवेंजर्स मिलकर लोकी और चित्तौरी आर्मी का सामना कर रहे होते हैं। यहीं पर हम ये देखते हैं कि इस एवेंजर्स टीम के अंदर कैप्टन कार्टर, आयरन मैन, थॉर, हॉकाई और ब्लैक विडो बिल्कुल एमसीयू की तरह सेम होते हैं, लेकिन बस इस टीम के अंदर हल्क की जगह वास्प होती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैप्टन कार्टर की लीडरशिप के अंदर सारे एवेंजर्स मिलकर काम करते हैं और वो लोकी को इस फाइट के अंदर हरा देते हैं। इसके ठीक बाद इस एपिसोड का इंट्रो आता है और फिर इंट्रो के एंड होते ही हम वॉचर को देखते हैं, जहाँ पर वॉचर हम सभी से कहता है कि मार्वल का मल्टीवर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके अंदर अनगिनत यूनिवर्सेज हैं, जिसका मतलब हमारे पास अनगिनत कहानियां सुनने के लिए। लेकिन तब भी मैं आपको कैप्टन कार्टर की स्टोरी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो एक सुपर सोल्जर है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की हीरो है और एक ऐसी वुमेन है जिसने अपने आप को साबित किया है। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर वो मेरी दोस्त है और इसने गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का हिस्सा बनकर पूरे यूनिवर्स को बचाया है। और इसीलिए जब गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स और अल्ट्राविजन की फाइट के बाद मैंने सभी सुपर हीरोज को उनकी दुनिया में वापस भेज दिया, तब वहाँ पर पैगी कार्टर को ऐसा लगा कि उसकी स्टोरी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन सही मायनों में ये तो उसकी कहानी की शुरुआत है। तो आइए अब उसके बारे में और जानते हैं। इसके बाद कैप्टन कार्टर के यूनिवर्स के अंदर उसकी कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो एक कार को ड्राइव करके ब्लैक विडो के पास आती है और फिर वो उसे बताती है कि फ्यूरी ने उन्हें एक मिशन दिया है जिसके लिए उन दोनों को साथ में जाना है। इसके बाद वो दोनों एक मिशन पर जाती है, जिस मिशन में वो दोनों एक शिप पर जाती है और वहाँ पर कुछ तहकीकात करती है। उसी शिप के ऊपर एक कंटेनर के पास लाकर ब्लैक विडो कैप्टन कार्टर से कहती है कि इसके अंदर हमें कमाल की चीज मिली है और तुम्हें वो देखना चाहिए। और फिर जैसे कैप्टन कार्टर उसके अंदर देखती है, वैसी वो ये देखती है कि उसके अंदर हाइड्रा स्टॉम्पर है, यानी कि वही हाइड्रा स्टॉम्पर जिसे हावर्ड स्टार्क ने स्टीव रॉजर्स के लिए बनाया था और स्टीव रॉजर्स ही इसे यूज किया करता था। और इसीलिए अपने सामने हाइड्रा स्टॉम्पर को देखकर पैगी कार्टर ये सोचती है कि इसके अंदर स्टीव होगा, लेकिन अगले ही पल हाइड्रा स्टॉम्पर एक्टिवेट हो जाता है और वो सीधा ब्लैक विडो और कैप्टन कार्टर के ऊपर अटैक कर देता है और फिर हाइड्रा स्टॉम्पर उस शिप से उड़कर वहां से निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले कैप्टन कार्टर हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर स्टीव की शक्ल देख लेती है, विच मींस उसे पता लग जाता है कि इसके अंदर स्टीव रॉजर्स ही है। इसके बाद ही कैप्टन कार्टर फ्यूरी के पास आती है और वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि स्टीव रॉजर्स 1953 में ही मर गया था, लेकिन मैंने तो उसे हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर देखा है। लेकिन इसी पर फ्यूरी उसे बताता है कि हाँ ये बात सच है, स्टीव रॉजर्स 1953 में ही मर गया था। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद साल 1953 में स्टीव रॉजर्स और बकी बार्न्स ने एक टीम बनाई थी और फिर उन दोनों दोस्तों ने मिलकर अकेले ही पूरी दुनिया से हाइड्रा के सारे बेस को खत्म कर दिया था और उसी दौरान आखिरी मिशन के अंदर स्टीव रॉजर्स भी मारा गया था। लेकिन फिर इसके बाद फ्यूरी आगे बताता है कि हमें साल 1960 से कुछ ऐसे भी रूमर्स मिल रहे थे कि हाइड्रा स्टॉम्पर अभी भी जिंदा है। हालांकि ये अब तक सिर्फ रूमर्स थे, लेकिन हाँ अगर ये बातें सच थी तो फिर तो हाइड्रा स्टॉम्पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है, क्योंकि इन बीते सालों के अंदर उसने अब तक बहुत सारे क्राइम्स किए हैं और दर्जनों शील्ड के एजेंट्स को भी मारा है। बट इसके बाद ही कैप्टन कार्टर फ्यूरी से कहती है कि स्टीव रॉजर्स ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो उसे शुरू से जानती है और वो किसी की जान नहीं ले सकता। बट फिर ये सुनते ही ब्लैक विडो से कहती है कि असल में हाइड्रा स्टॉम्पर यानी कि स्टीव रॉजर्स रेड रूम के कंट्रोल में है, क्योंकि बहुत साल पहले रेड रूम वालों ने उसे कैप्चर करके उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसके बाद से वो उनके लिए काम करता है, यानी कि स्टीव का दिमाग पूरी तरह से रेड रूम वालों के कंट्रोल में है। बट ये सुनते ही कैप्टन कार्टर ब्लैक विडो से पूछती है कि जब उसे स्टीव के बारे में पता था तो उसने अब तक उसे क्यों नहीं बताया। लेकिन ये सुनकर ब्लैक विडो से कहती है कि वो स्टीव के बारे में ये सब बता के उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसके अगले सीन के अंदर हम शील्ड हेडक्वार्टर्स के अंदर बकी बार्न्स को देखते हैं, जो कि अब काफी एजिड हो चुका है और यहीं हम ये भी जानते हैं कि बकी बार्न्स यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन चुका है और यहाँ शील्ड के हेडक्वार्टर्स के अंदर वो एक हाई लेवल की मीटिंग कर रहा है। लेकिन यहीं पर बकी बार्न्स के पास कई सारे शील्ड के एजेंट्स आते हैं और वो उससे कहते हैं कि मिस्टर सेक्रेटरी आपकी जान को खतरा है, क्योंकि हमें खबर मिली है कि हाइड्रा स्टॉम्पर आपके ऊपर हमला करने वाला है। बट यहाँ पर ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स यानी कि हाइड्रा स्टॉम्पर वहाँ पर आकर बकी बार्न्स के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फिर जैसे ही कैप्टन कार्टर को ये खबर मिलती है, वैसे ही वो बकी को बचाने आ जाती है। इधर निक फ्यूरी जैसे ये सब देखता है, वैसे ही वो ब्लैक विडो को ये ऑर्डर्स देता है कि अब वो हाइड्रा स्टॉम्पर को खत्म कर दे, क्योंकि अब वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर ऐसा करने के लिए ब्लैक विडो एक एयरक्राफ्ट में बैठकर हाइड्रा स्टॉम्पर को मारने निकल जाती है। इधर कैप्टन कार्टर बकी बार्न्स को लेकर काफी अंदर आ जाती है और वो उसकी सिक्योरिटी के लिए उसे काफी ऊपर वाले फ्लोर में ले जाती है। लेकिन वहीं पर हाइड्रा स्टॉम्पर फिर से अटैक कर देता है, बट कैप्टन कार्टर उसके ऊपर कूद जाती है और उसे रोकने के लिए काफी साइड में ले आती है। लेकिन हाइड्रा स्टॉम्पर उसे साइड करके फिर से फ्लाई करते हुए बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है। बट यहीं पर ही ब्लैक विडो अपने एयरक्राफ्ट से उस पर अटैक कर देती है और उस पर बुलेट
बुलेट्स की फायरिंग कर देती है। बट फिर इसके बाद हाइड्रा स्टॉम्पर फिर से बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और वो बकी के सामने आकर उसे मारने के लिए अपने हाथ को सामने करता है। बट इसी टाइम पर पीछे की खिड़की के ऊपर ब्लैक विडो एयरक्राफ्ट लेकर आ जाती है और वो हाइड्रा स्टॉम्पर के ऊपर निशाना बना लेती है। लेकिन वो हाइड्रा स्टॉम्पर के ऊपर अटैक करती है कि उससे पहले ही बकी बांस उसके सामने आ जाता है। बट ये देखकर उसके गार्ड्स उससे कहते हैं कि वो नीचे झुक जाए। लेकिन बकी अपने सारे गार्ड से कहता है कि अगर मेरी जगह आज मेरा दोस्त स्टीव होता तो शायद वो भी मुझे इसी तरह से बचाता। इसके बाद वो हाइड्रा स्टॉम्पर के अंदर बैठे अपने दोस्त स्टीव से कहता है कि वो जानता है कि वो अंदर है और इसीलिए वो अपने पुराने दोस्त को बुला रहा है ताकि वो बाहर आकर अपने इस पुराने दोस्त को पहचाने। लेकिन यहाँ पर हाइड्रा स्टॉम्पर उसे नहीं पहचानता और वो उस पर फायरिंग करने वाला होता है कि तभी सही टाइम पर वहाँ पर कैप्टन कार्टर आ जाती है और वो उसे रोक देती है। देन फिर उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिस फाइट के अंदर वो दोनों हवा में पहुंच जाते हैं। बट उसी फाइट में कैप्टन कार्टर हाइड्रा स्टॉम्पर के ऊपर अटैक करके उसे ऑफ कर देती है, जिस वजह से वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन फिर तभी ब्लैक विडो वहाँ पर आती है और वो अपने एयरक्राफ्ट के अंदर उन दोनों को बिठा लेती है और फिर वो सीधा उन दोनों को स्कॉटलैंड ले जाती है, एक ऐसी जगह पर जो कि बहुत खुफिया थी। यहाँ पर लाकर वो दोनों बेहोश हो रखे हाइड्रा स्टॉम्पर की चेकिंग करते हैं। बट यहीं पर ब्लैक विडो कैप्टन कार्टर से कहती है कि इसकी बॉडी को इस मशीन से निकालना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। बट फिर ये जानने के बाद कैप्टन कार्टर ब्लैक विडो से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अब हम रेड रूम पे जाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने स्टीव को ऐसा बनाया है तो शायद वहीं पर ही स्टीव को ठीक करने का भी कोई तरीका जरूर होगा। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि रेड रूम वही जगह है जिस खुफिया जगह पर ब्लैक विडो ट्रेनिंग चलती है, यानी कि वहाँ पर लड़कियों को पकड़कर उन्हें स्पाई की ट्रेनिंग देकर ब्लैक विडो बनाकर तैयार किया जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, बिल्कुल ठीक ब्लैक विडो की तरह। और इस व्हाट इफ यूनिवर्स के अंदर इसी रेड रूम ने स्टीव रॉजर्स को भी अपने कंट्रोल में कर रखा है। कैप्टन कार्टर की बातें सुनकर ब्लैक विडो से कहती है कि वो खुद भी नहीं जानती कि आखिर रेड रूम की लोकेशन कहाँ पर है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स जाग चुका है और वो उन दोनों से कहता है कि वो जानता है कि रेड रूम कहाँ पर है। बट उसे देखते ही ब्लैक विडो उस पर गोली तान देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो उन पर हमला करेगा। लेकिन स्टीव रॉजर्स उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो बिल्कुल होश हवास में है। इसके बाद वो उन दोनों को रेड रूम की लोकेशन पर ले जाता है, जो कि सोकोविया के खुफिया जगह पर होती है। यहाँ पर आने के कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि बहुत सारे इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स इन तीनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस अटैक में ये इन तीनों के ऊपर छोटी छोटी बुलेट जैसी चीजें फायर करते हैं, जिनसे इन्हें इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है। और क्योंकि ये सारे रोबोट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए ये सब मिलकर भी इन सारे रोबोट्स को नहीं मार पाते, जिस वजह से इन तीनों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन फिर इसके बाद ही जब कैप्टन कार्टर लड़ने की हालत में नहीं रहती, तभी वो ऊपर की तरफ देखती है और फिर ऊपर देखती उसे दिखता है कि वहाँ पर रेड रूम है। और अगर आप सभी ध्यान दें तो इस रेड रूम को बिल्कुल मूवी से रिसेंबल करके बनाया गया है। इसके बाद ही इन तीनों के पास ही मेलिना आती है और उसके साथ होती है कई सारी ब्लैक विडोज। और यहाँ पर आने के बाद ही हमें पता लगता है कि ये मेलिना ब्लैक विडो की मदर है और वो इन तीनों से कहती है कि ये सब कुछ उसका ही प्लान था, यानी कि हाइड्रा स्टॉम्पर का उनसे मिलना, उसका बकी पर अटैक करना, स्टीव का उनसे हार जाना, फिर उन दोनों का स्टीव को एक खुफिया जगह पर लाना और वहाँ पर स्टीव का उनसे ये कहना कि वो रेड रूम की लोकेशन जानता है और फिर उन दोनों को यहाँ पर लाना, ये सब उसका प्लान था। और ये सब उसने इसीलिए किया था ताकि वो ब्लैक विडो को हासिल कर सके। असल में ब्लैक विडो उसकी बहुत ही एक्सपर्ट स्पाई थी, जो कि उसके एक ही इशारे के ऊपर किसी को भी खत्म कर देती थी। और इसीलिए जब से ब्लैक विडो ने शील्ड और एवेंजर्स को ज्वाइन किया था, तब से वो ये चाहती थी कि ब्लैक विडो उसके पास वापस आ जाए। एंड फाइनली वो उसके पास आई गई। इसके बाद ही हमें देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स भी उन दोनों के ऊपर बंदूक तान देता है और यहीं पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि स्टीव रॉजर्स हमेशा से ही मेलिना के कंट्रोल में था। बट फिर इसके बाद ये लोग फाइट शुरू कर देते हैं, जिस फाइट के अंदर कैप्टन कार्टर हाइड्रा स्टॉम्पर से फाइट करती है और ब्लैक विडो मेलिना और बाकी सारी ब्लैक विडो से। फाइट में ब्लैक विडो बाकी सारी ब्लैक विडोज को हरा देती है एंड देन आखिर में वो मेलिना से फाइट करती है। और इधर दूसरी तरफ हाइड्रा स्टॉम्पर कैप्टन कार्टर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन फिर तभी फाइट के दौरान ही कैप्टन कार्टर अपने शील्ड को नीचे कर लेती है और वो हाइड्रा स्टॉम्पर यानी कि स्टीव रॉजर्स से कहती है कि अब वो उससे और नहीं लड़ेगी और इसीलिए अगर स्टीव को उसे मारना है तो वो मार सकता है। लेकिन वो बस इतना ही चाहती है कि अपने इन आखिरी पलों के अंदर वो उसके साथ रहे, यानी कि वो स्टीव के साथ रहे। कैप्टन कार्टर की इन सारी बातों को सुनकर स्टीव रॉजर्स अपने कदम पीछे ले लेता है और वो कैप्टन कार्टर पे हमला नहीं करता। लेकिन फिर तभी वो ऊपर की तरफ रेड रूम को देखता है और फिर सीधा उड़ते हुए रेड रूम के ऊपर अटैक करने निकल जाता है। उसे वहाँ से रेड रूम की तरफ उड़ता हुआ देखकर ब्लैक विडो उसके ऊपर एक रस्सी बांध देती है और उसी रस्सी को मेलिना से बांध देती है, जिसके बाद ही हाइड्रा स्टॉम्पर के साथ ही मेलिना भी हवा में चली जाती है। और जब हाइड्रा स्टॉम्पर रेड रूम को डिस्ट्रॉय करता है, तब उसके ब्लास्ट के अंदर ही मेलिना भी खत्म हो जाती है। और फिर रेड रूम के पूरी तरह से फटने से पहले ही कैप्टन कार्टर ब्लैक विडो को लेकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद रेड रूम पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। इसके अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि कैप्टन कार्टर और ब्लैक विडो दोनों एक दूसरे से बातें कर रही होती है और फिर यहीं पर ही वॉचर अपीयर होता है और वो इसकी स्टोरी को एंड करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से हम ये देखते हैं कि कैप्टन कार्टर जहाँ पर खड़ी होती है उसके नीचे का एरिया बिल्कुल लाल हो जाता है और ये देखकर वॉचर भी चौंक जाता है, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। बट अगले पल वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और कैप्टन कार्टर उस पोर्टल के जरिए वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर ये देखकर वॉचर भी खुद से कहता है कि ये हुआ क्या, आखिर कैप्टन कार्टर गई कहाँ। इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि कैप्टन कार्टर की जैसी आंखें खुलती है वैसी वो एक काले अंधेरे जंगल में होती है
जहाँ पर उसके सामने निक फ्यूरी होता है, जो कि कैप्टन कार्टर को देखकर कहता है, अच्छा तो ये है वो जो कि हमारी रानी को बचाएगी। बट फिर फ्यूरी के ऐसा बोलते ही उसके बगल में स्कारलेट विच आती है और वो फ्यूरी से कहती है हाँ, और साथ ही साथ ये हमारी दुनिया को भी बचाएगी। और यहीं पर ही हमें ये पता लगता है कि स्कारलेट विच ही अपने मैजिक का यूज करके कैप्टन कार्टर को इस जगह पर लाई है। बट ये जगह कैप्टन कार्टर के लिए बहुत अजीब थी, इसीलिए वो वॉचर को आवाज लगाती है और वॉचर का नाम चिल्लाती है। बट फिर हमें ये पता लगता है कि असल में ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में वॉचर को भी नहीं पता है, और उससे भी बड़ी बात वॉचर यहाँ पर देख भी नहीं सकता है। और फिर इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 5 के ऊपर। आप सभी को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। बाकी अगर इस सीजन के पिछले एपिसोड्स के बारे में जानना हो तो उन सभी के बारे में आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज उन सब के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।